Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 28th of November 2023. हमारा आज का जो डिस्कशन है उसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को चूज किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है कि 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारा वर्ल्ड आज के टाइम पे चैलेंजेस फेस कर रहा है उसको लेके एक आपके पास एडिटोरियल आया है दैट द मैनी ग्रेव रिस्क confronting the world today. And second, there is an editorial which talks about the restructuring or revamping the structure of the Supreme Court. And third, it's about the Conference of Parties 28 जो कि आपके पास मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. So we will be looking at that. So these are the topics of discussion जो कि आज के वीडियो में हम करने वाले. ये हमारा चैनल है IAS कैफे. आपको इस चैनल के अंदर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते हैं प्लस स्टैटिक पोर्शन जो है यूपीएससी का उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की वीडियोस अपलोड हो रहे हैं. So if you are liking our videos, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, स्पेशली अगर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें. Now, coming to our main discussion, the number one is the many grave risks confronting the world today. क्या क्या रिस्क है? अभी हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज को लेके है? बिल्कुल है. रश्मिका मंदानिया जो कि साउथ की एक्ट्रेस है या फिर कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इन सभी के डीप फेक के थ्रू जो इमेजेस हैं जो कि उनकी फोटो नहीं है, डीप फेक के थ्रू बनाई गई है, वो वायरल हुई. तो क्या यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी जैसे रिस्क नहीं आ रहे हैं? लुकिंग एट द पॉल्यूशन, द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली और अदर प्लेसेस, क्या यहाँ पे हेल्थ को लेके कंसर्न नहीं आ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज को लेके कंसर्न नहीं आ रहे? तो आज का जो 21st सेंचुरी है, इन दिस द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, टेक्नोलॉजी रिस्क, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज all confront the world in 21st century. अब ये जो पूरा कंटेक्स्ट है वो किस लेके है? दैट ग्लोबल ऑर्डर जो है आज के टाइम पे, जिसमें अगर हम यूरोप की बात करें, एशिया एंड अफ्रीका, it appeared to be in a continuous state of discord, while North and South America grapple with the issues offer the differing severity. Collectively, these factors have laid the foundation for a state of multipolar disorder. यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे अलग ही लेवल के आपके डिस्कॉर्ड चल रहे हैं. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो इश्यूज है वो पूरी तरह से अलग है. कुल मिला के जो भी पूरे विश्व में आपके पास इश्यूज चल रहे हैं, इट इज लीडिंग टू अ कंडीशन दैट इज मल्टीपोलर डिसऑर्डर. ये एडिटोरियल आपके लिए जीएस पेपर 2 के लिए बहुत रिलेवेंस है, जहां पे आपके पास सिलेबस में लिखा हुआ है बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग and agreements involving India or affecting the India's interests. Effect of the policies and politics of developed and developing countries on India's interests. Now let's look at the editorial. The risk confronting the world today. सबसे पहली बात यहाँ पे मल्टीपोलर डिसऑर्डर की हुई है कि कौन कौन सी इवेंट्स है जिसके थ्रू राइटर कह रहा है कि मल्टीपोलर डिसऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है. सबसे पहले द ट्वाइन टावर अटैक 11 सितंबर 2001. It marked a new phase in the terrorism with the Twin Towers attack by the Al-Qaeda. Al-Qaeda एक टेररिज्म ग्रुप है, हमेशा अखबार में इनके नाम आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए. तो सब्सिक्वेंटली जब इस्लामिक स्टेट का इमर्जेंस हुआ, जिसका उद्देश्य था to establish its own state या सरकार, and the activities of lesser known groups जैसे कि पाकिस्तान बैक्ड लश्कर-ए-तैयबा, the Boko Haram in Africa added to the complexity. तो यहाँ से टेररिज्म का मुद्दा इमर्ज होकर आता है. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सदियों से चल रहा, और अभी तक रिसेंट जो इसका कॉन्फ्लिक्ट है उससे आप देख सकते हो, the assault by the Hamas, a Palestinian terror group, on the state of Israel represents a significant evolution in the terrorism. So despite the Israel's powerful military,
This incident has had a seismic impact globally, highlighting the ongoing challenges posed by the extremist group. तो ठीक है, ये एक सेंट्रल एशियन की तरफ आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट एशिया वाली कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज है, उसका मुद्दा है। बट इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के जरिए पूरी दुनिया में एक हाईलाइट हो चुका है कि ये चैलेंजेस में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो चैलेंजेस है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्या होता है? मान लो कि मेरा ओपिनियन है दैट गर्ल्स शुड नॉट वर्क इन द ऑफिस, और एक दूसरा आपके पास ग्रुप है जो कि कह रहा है कि नहीं, औरतों को ऑफिस के काम या फिर कमाने जाना चाहिए। तो ये हमारी ओपिनियन हो गई। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि औरतें काम पे नहीं जाए। अगर किसी भी औरत को मैंने काम पे जाते हुए देखा तो मैं वहां पे दंगे कर देती हूँ, फसाद कर देती हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट कर देती हूँ। यानी मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं टेरर फैला रही हूँ। तो ये होता है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स है उनको लेके जो चैलेंजेस है वो हाईलाइट हो रहे हैं सब जगह। A new conflict has erupted in the West Asia following the Hamas attack on Israel, leading to an all-out confrontation. The backing of Israel by much of the West and support for Hamas from Arab world has heightened the threat of prolonged war in the region, sidelining the two-state solution for the Palestinian conflict. फिर आप सभी ने रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखा। The conventional conflict between the Russia and Ukraine starting in 2022 has taken an unexpected and concerning turn by lasting well over 18 months. Despite the technological advancement, neither side shows a willingness to consider a pause, increasing the risk of a wider conflagration. और क्या इश्यूज है? जैसे हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, यूएस नेवल डिप्लॉयमेंट हुआ है मेडिटेरियन से लेके गल्फ ऑफ ओमान में। दैट मीन्स इट हैज द पोटेंशियल to involve the Iran-backed Shia militant organizations like Hezbollah and Iran itself in the conflict. This could alter the nature of conflict with unpredictable consequences. अब ये आपके पास मुद्दा खत्म होता है तो इंडो पैसिफिक का रीजन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है सबके लिए, बिकॉज चाइना का उसमें जो प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है। चाइना का अगर उसमें प्रेजेंस बढ़ जा रहा है तो क्रूशियल जो आपके पास ट्रेड है वाटर के थ्रू, सी के थ्रू, उसमें उसका कंट्रोल हो जाएगा और चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकता है। तो यही रीजन है कि यूएस इज कंसर्न, इंडिया इज कंसर्न और काफी और भी कंट्रीज जो कि कंसर्न है। तो टेंशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, दिस एरिया इज ऑलरेडी सिनोनिमस with a strategic competition and contention. While the US and China have limited room for the cooperation here and elsewhere, both now appear determined to escalate the scope of their conflict. The US seems to believe that with China's slowed growth and its inability to access the advanced technology from the West, it holds the advantage. अगर कंट्रास्टिंग वे में देखिए चाइना क्या चाहता है, वो बहुत ही एक्टिवली अपने दो गोल जो है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ परस्यू कर रहा है। पहला, यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चाइना कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, चाइना नहीं चाहता कि पूरे विश्व में यूएस का राज। सेकेंड, वह स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस ऑफ चाइना डोमिनेटेड ऑर्डर, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में चाइना का राज हो। कंसिक्वेंटली जो ताइवान का इशू है are not receiving the attention they merit. So currently, the West seems focused on replicating the tactics used in Ukraine to thwart Russia's advances, applying the similar strategies in the Indo-Pacific. However, there is a fundamental difference between the situations in the Europe and the Indo-Pacific. यूरोप में कहानी अलग है, लेकिन ईस्ट में मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है कंपैरेबल टू द नाटो। जैसे कि अगर यूरोप की इश्यूज की बात करें, वहां पे नेटो है, नेटो का मतलब उनका एक ग्रुप है, अलायंस है, किसी भी एक कंट्री को अगर वार किया तो बाकी सारी कंट्री एकजुट होकर उसके लिए सपोर्ट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक वाले एरिया, जो ईस्ट वाले एरिया, यहाँ पे मिलिट्री अरेंजमेंट जैसा कुछ है नहीं, राइट? तो एट बेस्ट हैज सम लूजली टेस्टेड सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे ऑकस है, क्वाड है चाइना को एड्रेस करने के लिए। So equally significant is that only a few countries in the Asia are prepared for a military confrontation with China. Now, what are the challenges posed by the technology artificial intelligence? Jeopardizing the truth, the digital threat landscape has expanded dramatically. Digital uncertainty undermining the established norms.
As more individuals become reliant on digital networks, their cognitive, psychological aspects are increasingly influenced by AI. The advent of generative AI is seen as substantial game changer, with experts predicting a more critical situation in the near future. The genuine risk lies in its potential to reshape the very structure of the nation state, jeopardizing the truth through phenomena like the deep fake syndrome, misuse in the military. ये जो deep fake के बारे में हमने बात करी कि साइबर थ्रेट्स जो हो रहे हैं आपके पास, कॉल के थ्रू थ्रेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं, रैंसमवेयर होते हैं, फिशिंग्स होती है, तो ये सारे आज के टाइम पे और थ्रेट्स है। क्वांटम कंप्यूटिंग है जो कि यूनिक डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रखता है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी सेक्टर जो उनको रीशेप कर रहा है। हेल्थ इज अ मेजर फैक्टर, कोविड 19 ले लीजिए और डेंगू ले लीजिए, एयर पोल्यूशन को लेके रेस्पिरेटरी डिजीज ले लीजिए, राइट? सो देयर इज वेरी कंसर्न रिगार्डिंग द हेल्थ। तो ये आज के टाइम पे बहुत ही सीरियस कंसर्न है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दूसरा जो राइटर लिख रहा है एक एडिटोरियल जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है, क्या हमें उसे रिवैम्प करने की जरूरत है? ये पूरा जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट जो चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया में उसके बारे में। हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। The historical proposal for structural changes and recent proposal to create constitutional benches as permanent feature. It explored the need for regional benches to alleviate the overwhelming caseload and enhance the court's efficiency. Because Supreme Court जो है उसका अलग अलग रीजनल बेंच बनाने की बात हो रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे जो लोड आ रहा है, जो केसेस पेंडेंसी के केसेस आ रहे हैं वो कम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो तीन तरह की जुरिस्डिक्शन होती है: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, राइट? तो अगर इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह काम करता है, कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली इसमें 5, 7 या फिर 9 जजेस होते हैं। कोई भी डेलिबरेट इश्यूज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है तो यहाँ पे बात होती है। आर्टिकल 145 क्रॉस भी मैंडेट करता है कि कम से कम 5 जजेस होने ही होने चाहिए अगर जैसे सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ब्रॉड जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं। It hears the cases in the division benches, that is the 2 judges, or the full benches, that is the 3 judges. Diverse topic को address करना, जैसे कि film prohibition से लेके allegations against the public officials, entertaining frivolous public interest litigation. अगर आज की तारीख में इसकी केस लोड की बात करें 79,813 केसेस इसके सामने पेंडिंग है बिफोर 34 जजेस। 34 जज है जिनको कम से कम 79,813 केसेस जो है सॉल्व करने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जरूरत महसूस हो रही कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। जो हमारे कंट्री के सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनका अनाउंसमेंट क्या था that variety strength constitutional benches permanent को स्टैब्लिश करना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें प्रपोजल्स की, 1984 में जो 10th लॉ कमीशन आई थी उन्होंने प्रपोज किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्प्लिट कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिवीजन में। और 11th लॉ कमीशन दैट इज 1988 ने फिर से ये रीएटरेट किया कि हमें यहाँ पे डिविजन्स बनाने चाहिए। Bihar Legal Society, Support Society versus Chief Justice of India, they also expressed the desirability of a national court of appeal. फिर आपके पास 229th लॉ कमीशन बनी थी 2009 में, उन्होंने भी रीजनल बेंच फॉर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो उसके लिए रिकमेंडेशन दी। Colonial legacy and evolution of the Supreme Court. तीन Supreme Court during the colonial time, that is Bombay, Calcutta, Madras. Indian High Court Act of 1861 replaced the Supreme Court with High Court. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन्होंने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1950 में अंडर आर्टिकल 124 28 जनवरी को। इंक्रीजिंग द जजेस एंड ओवरबर्डन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपके पास जो इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम 8 जजेस टू 34। 1950 में 8 जजेस थे, अब जाके 34 हुए। तो जो ओवरबर्डन हो रहा है केसेस का, उसमें 8 से 10 डिसीजन हर साल लिए जाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस।
Only 4 out of 126 decisions in 2022 were from the Constitutional Bench. तो अब इसका एनालिसिस करते हैं तो देखो ओवरबर्डनिंग तो है, पेंडेंसी ऑफ केसेस सच की 79,813 यानी सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बर्डन जो है, तो इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। हिस्टोरिकल प्रपोजल्स जैसे कि 10th लॉ कमीशन अभी सबने हमने देखा, रीजनल बेंचेस प्रपोजल भी हुए 2009 में जो 229 में कमीशन ने बताया। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स विद क्रिएशन ऑफ रीजनल सुप्रीम कोर्ट, पहले बॉम्बे कैलकाटा मद्रास 3 जगह था, तो बेसिकली उस पर भी कुछ सोचा गया। अब आता है आपके पास थर्ड टॉपिक आज का, which talks about the conference of parties 28 that is time for action। जो आगे आने वाले 2 हफ्ते हैं उसमें पूरी विश्व भर से जो लीडर्स है, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टिविस्ट, इंडिजिनस कम्युनिटीज को इकट्ठा होंगे, सीओपी करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये जो एनुअल इवेंट है, इट एम्स टू मेक अ प्रोग्रेस इन persuading all the 190 member countries of the United Nations climate framework to take the action and transition the economies away from the fossil fuels। कि किस तरह से हम सब हमारी इकोनॉमी को फॉसिल फ्यूल से दूर करें, कार्बन एमिशंस को कम करें, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि क्या पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है। आज का जो सबसे पहले करंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का, उसका जॉइंट कमिटमेंट को पूरा करना, wherein the nations pledged to work towards the limiting। तो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट क्या था कि सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो हमारा टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर है वहां तक हम लेके आएंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले का टेम्परेचर कंडीशन, बिकॉज just after the industrialization the rate of pollution increased, so our कोशिश, our trial, our practice would be to bring down the temperature below the 150 degree 1.5 degree centigrade, that is the pre-industrial level। Despite the unanimous agreement amongst the countries that there will be severe consequences if these limits are exceeded, majority of the major economies outlining the ambitions, our scientific data indicates that instead of decreasing by 8%, emissions have actually increased। तो इतनी वार्निंग देने के बाद कि अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइज लेवल तक आप टेम्परेचर नहीं लेके आए, इतनी वार्निंग्स के बाद भी जो मेजर इकोनॉमीज है अपने एम्बिशन, अपने गोल के आसपास भी नहीं है। जबकि कुछ रिपोर्ट की माने तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय 1.2% बढ़ गया है 2021-22। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये जो वर्ल्ड है उसमें जो टेम्परेचर है 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। एंड दिस ईयर अलोन 86 इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए जहाँ पे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। तो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स, तो 3 decades, so almost 3 decades of COP meetings, major economies have agreed upon 3 overarching principles। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हुई थी कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम फेस किए हैं 20th सेंचुरी में, that have disproportionately contributed more carbon emission than their fair share considering the sustained population। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन से उसको हम कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। और थर्ड, जो डेवलपिंग नेशंस है and those with limited industrialized infrastructure today should compensate for adopting the cleaner, costlier, albeit costlier non-fossil fuel sources। challenges क्या है, 2 major issues है, conclusion of the global stocktake and operationalization of loss and damage fund। फंडिंग की यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज। Now, this was all about the today's discussion। I think ये वीडियो आप देख चुके होंगे। जब भी आप सब्सक्राइब करें, आप एक चीज याद रखें, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, CY2 से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी अवेलेबल टू यू। थैंक यू सो मच।